टॉपिक में तो हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, आज के में है वो कहाँ पे चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसमें ड्रॉ कर लो, उस साइड ड्रॉ करो पहले, ये हो गया। यहाँ पे मान लो कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है ना वो v की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है उसकी डायरेक्शन हमने मान ली ये वाली, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल था वो ना तो सेम डायरेक्शन में गया ना 90 डिग्री के एंगल पे, हमने मान लिया कि वो चार्ज्ड पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल बना रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चार्ज्ड पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, थीटा। चार्ज कितना है पार्टिकल पे, प्लस क्यू, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, और थीटा एंगल पे एंटर कर रहा, मतलब ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पार्टिकल एंटर कर गया, ये इसकी एक्स एक्सिस मान लो, ये इसकी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को क्या हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये वेलोसिटी हो गई जो थीटा एंगल बना रही है, तो एक्स की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो गया, v cos थीटा, और ऊपर की तरफ कितना हो गया यहाँ पे v sin थीटा। ठीक है, मान लो ये v cos थीटा ना, इसको हम मान रहे हैं v1 और इसको मान लो ये कितना हो जाएगा v2। ठीक है, जो हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं ना ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपीज़ हैं, वो दो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक में मान लो 40 दिए हैं, एक में 60 दे दिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या ये 100 रुपीज़ का कोई रोल रह गया, ये तो खत्म हो चुका है ना, क्यों, क्योंकि ये दो में टूट चुका है, 40 और 60 में। इसी तरह जब हम v को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा और साइन थीटा, तब इस v का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ पे v रहता ही नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल होगा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिकल पाथ होगा, पैराबोला होगा, क्या पाथ होगा, कितनी स्पीड वगैरह से मूव करेगा, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है जो किसके इक्वल था, क्यू ई। तो आज के टॉपिक में जब वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाएगी, क्या फॉर्मूला होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फोर्स ऑन चार्ज्ड, फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ले आओ कपड़े, लेके आने हैं क्या? देखो फॉर्मूला क्या था, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको खोल लो एक बार, क्यू कितना बन जाएगा, वेक्टर हटा देना फोर्स पर से भी, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अभी हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, दो, एक तो है v cos थीटा और एक है v साइन थीटा। तो इनमें से ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा वाला v है, v1 वाला या फिर v2 वाला, कैसे पता चलेगा? देखो 2 वाला करेंगे ना, मान लो कि एक बार हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, क्यू v1 b साइन, अब थीटा बताओ कितना होगा, v1 इस तरफ जा रहा है, v1 कहाँ जा रहा है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ, तो थीटा कितना हो गया 0 और साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, इसलिए v1 का तो v1 इस कंपोनेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, v2। पुट करके देखो, क्यू
V2 B। अब थीटा कितना हो जाएगा, V2 ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये एंगल हो गया 90 और साइन 90 कितना होता है 1। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q V2B। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन, इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जो भी वो होगा, ग्राफ होगा, मतलब किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, उसके लिए हम एक डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे मान लेते कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, साथ के साथ नोट कर लो, मैं रब कर दूंगी इसको समझाते ही। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, और पता है कैसे, ये जो क्रॉस है ना वो ऐसे दिखा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन अंदर गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी लाइन अंदर गई, यहाँ पे तीसरी, तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, अब मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल इस जगह पे है, यहाँ पे ए पोजीशन पे, वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ। ठीक है, v1 मान लो या v2 मान लो, जो भी मानना है मान लो, इसमें से तुम कोई भी वेलोसिटी। अब हमारे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स किस पे लगा रही है, v2 पे, तो यहाँ पे हम कौन सी मान सकते हैं, v2, क्योंकि तभी मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क पड़ेगा। अब अपना फोर्स देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगी। फोर्स के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अब देखो यूज करना, देखना अपनी फिंगर को किस तरफ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर। जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो कहाँ पर हो गया, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन होती है ना, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल की मोशन हो गई। तो थंब मेरा कहाँ पर है, राइट साइड में, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना इस पे, इस तरफ लगेगा फोर्स। थंब देख तेरा कहाँ पे है, करंट फिंगर देख, ये वाली मिडल फिंगर, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे। सबसे पहले जो फिक्स करनी होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर लो। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अंदर चली गई, एक उंगली फिक्स, एक फिंगर फिक्स हो गई ना, दूसरी फिक्स करो तुम करंट, चार्ज पार्टिकल की मोशन नीचे गई, तो थंब एक ही डायरेक्शन में बच गया। ठीक है, अब इसका मतलब ना समझने के लिए तुम एक केस लो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घूमने वाला गेम खेलते, आपस में पकड़ के, दो लड़कियां हाथ पकड़ के ऐसे घूम रही होती है, उसको मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं किसी को पकड़ लेती हूँ ऐसे। अब वो जो बंदा जिसको मैंने पकड़ा हुआ ना, वो भागना चाहता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मेरे और उसके बीच में एक बॉन्ड बन गया ना, मतलब वो मेरे से छुड़वा तो सकता नहीं है, तो अब वो भागेगा, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और वो भाग भी रहा, वो कैसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा ना। हाँ, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम पे सर्कुलर ही फॉलो करेगा, पाथ कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम सर्कल ही बनाने वाले। समझ आया ये वाला जो कॉन्सेप्ट, यही सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। तुम अभी तक पढ़ते होगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये हाथ वाले एग्जाम्पल से फील कर सकते हो कि रियलिटी में वो हो क्या रहा, मतलब पार्टिकल भाग रहा है, लेकिन यहाँ से कोई पकड़े हुए वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब वो उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। तो यहाँ पे ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाना चाहता था, बट यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगा, इसने इसको घुमा दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरफ से घूम गया, क्या हो गया, हंस क्यों रहे? अच्छा, तुझे दिख रहा है वहां से? एडजस्ट नहीं होना, उस साइड कर दूंगी इनको, अगर नहीं दिख रहा है तो आराम से कंफर्टेबल होके बैठना। दूसरा यहाँ पे ले लो, ये हो गया बी पोजीशन। ठीक है, अब बी पोजीशन पे पार्टिकल, अब इसने डायरेक्शन चेंज कर ली ना, किस तरफ जाना चाहेगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी ना, सीधी। ठीक है, इस पे दोबारा से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। जैसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे इस पे, फिर से ये देखो, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब कहाँ पर गया, ऊपर की तरफ, मतलब इस पे दोबारा से फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा ऐसे अंदर की तरफ।
समझ आया? तो ये पार्टिकल जाना चाहता था सीधा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर की तरफ खींच रही है, इसलिए ये दोबारा से एक सर्कल बना लेगा। इसी तरह फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे फिर से इस पे किस तरह से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, फिर से ये सर्कल बना देगी, और यहाँ पे फिर से इस पे एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ये फिर से सर्कल कंप्लीट कर देगी। इसको बना लो, मैं रब कर दूंगी इसको अभी के अभी। क्यों, क्या बोर्ड पे लिखने के लिए जगह नहीं है? हो गया। और इनकी सारी जगह वेलोसिटी सेम रहेगी। v2 वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी। वेलोसिटी सेम नहीं है, मतलब स्पीड सेम है इसकी। ध्यान रखना, ये जो v2 है ना, हर जगह इसकी स्पीड तो क्या रहेगी, सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि मैम डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ओवरऑल जीरो होगी ना, लेकिन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो नहीं बोल सकते ना तुम। ठीक है, कर दूं रब? ब्लड तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सर्कल बनेगा। अभी तक हमने ये सर्कल बनाया ना, ये V2 की वजह से बनाया। अब V1 का भी कुछ तो रोल होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेलोसिटी के इतने कंपोनेंट पे इफेक्ट डाल रही है, बाकी कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये पार्टिकल को क्या कोशिश करेगा, आगे लेके जाने की, सीधा मूव करवाएगा ना। V2 कंपोनेंट सर्कल में मूव करवा रहा है, V1 कंपोनेंट इसको सीधा लेकर जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा हेलिकल पाथ नहीं बन जाएगा। समझ आया? मतलब ये जो सर्कल बना, ये तो बना V2 की वजह से, ये पार्टिकल फिर थोड़ी दूर आगे जाके फिर सर्कल बनाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो किया, ये कौन से कंपोनेंट की वजह से, V1 कंपोनेंट की वजह से। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आपने कहा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। हाँ, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, किसकी वजह से, वेलोसिटी के V2 कंपोनेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि V2 पर ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, इतना वाला। ठीक है, V1 पे तो कोई फोर्स नहीं है, तो V1 पे कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स V1 कंपोनेंट इस चार्ज को सीधा ले जाने की कोशिश करेगा। सीधा ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये इस सर्कल को आगे खींच रहा होगा। आगे खींचना मतलब हेलिकल पाथ, थोड़ी दूर जाके फिर सर्कल, थोड़ी दूर जाके फिर सर्कल। तो इसका जो पाथ होगा ना चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में, कैसा होगा, हेलिक्स बनाएगा या फिर हेलिकल पाथ। तो जो सर्कल बनेंगे उनका रेडियस सेम होगा। हाँ, सर्कल। ठीक है, अभी निकाल लेंगे बाकी। देखो, आप बना दो पाथ इसका। यहां से देखो, ये जो पार्टिकल है इस तरह से, अब ऐसे ये छोटा बना दिया मैंने, एक जैसा बना लेना, ये बन गया एक हेलिकल पाथ। करवा दो आगे। अब देखो, इसमें भी बाहर निकलते स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने लग जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होगी तो वो जो पार्टिकल जहाँ पर भी होगा ना, अगर जैसे ये यहाँ पे था, मैंने ये बना था ना इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई तो इस पर टेंजेंट इस तरफ बनता है ना, तो इस तरफ जाएगा। और अगर यहाँ पे है पार्टिकल, तब मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस तरफ जाएगा। हाँ, वही वाला केस देखो, स्टोन वाला। अगर हम एक थ्रेड से स्टोन बांध दे और ऐसे घुमाएं, और अगर वो धागा छोड़ दे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे वो स्टोन होता है ना, उसी तरफ फ्लो हो जाता है, तो टेंजेंट की तरफ ही जाता है। ठीक है, अब जो ये वाला फोर्स है ना, ये हमने बताया कि ये वाला फोर्स पार्टिकल को कैसे मूव करवाएगा, सर्कल के अंदर। तो लिख दो, this force provide centripetal force. This force provides centripetal force. ये प्लस क्या उसे v तक गया था, वो स्ट्रेट लाइन पाथ था। कहाँ पे? प्लस क्या उसे v तक गया था।
प्लस क्यू से v कहाँ है? वो है ना वहाँ पे। ये स्ट्रेट पाथ नहीं बोल सकते इसको एक तरह से, ये तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एक तरह से इनिशिएशन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की स्टार्टिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज प्लस क्यू, और ये जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाई r। वेलोसिटी कौन सी होगी यहाँ पे? v2, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? हाँ, क्यू v2 b इज इक्वल टू m v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r, v2 से v2 कैंसल, तो यहाँ पे क्यू b r इज इक्वल टू m v2, r उस साइड ले गई और m को डिवाइड में कर दो। ये किसकी वैल्यू निकल गई? वेलोसिटी की। हाँ, तो यहाँ से v2 किसके इक्वल होता है हमारे पास? v2 इज इक्वल टू v, v2 की वैल्यू किसके इक्वल है? v साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ v साइन थीटा, जिसकी वैल्यू हमने निकाल दी क्यू बी आर डिवाइड बाई m। समझ आया? ये तो हमने वेलोसिटी निकाल दी। अब ये जो वेलोसिटी है ना v2, देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहले तो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर, फिर मैग्नेटिक फील्ड पर, फिर रेडियस, जो इस सर्कल की रेडियस होगी m, चार्ज पार्टिकल के मास पे। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकाल दो। अब कोई पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, और अगर वही पार्टिकल एक एंगल के साथ मूव कर रहा है, वो सर्कुलर में मूव कर रहा है, हेलिक्स में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी को दिखाते किससे हैं? ओमेगा से। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, यही फॉर्मूला होता है ना। 2 पाई बाई म्यू, 2 पाई बाई टी भी होता है, 2 पाई म्यू भी होता है, और ये भी होता है, तीनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो v की जगह क्या लिखोगे? v2। v2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, कितनी आ गई? क्यू बी आर बाई एम, और एक आर पहले से ही, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ गया? क्यू बी बाई एम। तो यहाँ से देखो जो एंगुलर वेलोसिटी है किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो भी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे ना, उनका रिप्लाई ये फॉर्मूले ही करेंगे अब, कि कौन रेडियस पे डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है। यहाँ से अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ गया? ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ओमेगा की वहां से वैल्यू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर यहाँ से टाइम पीरियड निकालना हो तो इसका उल्टा कर दो, पूरा फॉर्मूला पलट जाएगा, वो निकल जाएगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड टोटल निकलेगा एक सर्कल के अंदर, कि वो कितनी रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। तो यहाँ से t किसके इक्वल निकल जाएगा? 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। ये टाइम पीरियड इस एक रिवॉल्यूशन का होगा, ध्यान रखना है। टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन का, इस एक सर्कल का, ठीक है। रब कर दो इसको। ओमेगा की वैल्यू टाइम 1/t होता है। हाँ, तो उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो गया ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम, तो फॉर्मूला पलट गया, ठीक है। समझ में आ गया ना? स्टार्टिंग में फोर्स निकाल दो, ठीक है।
फिर वहाँ से उस फोर्स की हेल्प से हमने सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल पुट करके किसकी वैल्यू निकाल दी, V2 की। उसके बाद क्वेश्चन में जो जो पूछा हुआ ना वो सारा निकाल दो। अपनी तरफ से नहीं बताना कुछ भी, इसमें अपनी तरफ से तुम V2 निकाल के छोड़ सकते हो अगर कुछ भी ना दिया हो। लेकिन अगर वो बोल रहे एंगुलर वेलोसिटी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो, तो वो सारी टर्म्स तुम्हें निकालनी पड़ेगी। पता नहीं, मे बी इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं। एक नंबर का ये निकालो, एक नंबर का ये निकालो। अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म आती है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच का मतलब पता है क्या होता है? ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ये होती है पिच, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल डी से। समझ आया? और अब मुझे ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी कवर कर रही है? V1 कोस थीटा वाली ना, V कोस थीटा। तो यहाँ पे पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कौन सी है? V1। टाइम कितना है? T। तो D का फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू V कोस थीटा। और टाइम की वैल्यू पुट करना चाहो तो वहां से पुट कर दो, जो तुमने अभी निकाल ली है 2πm। 2πm डिवाइड बाई QB। पुट करना चाहो तो करो, वरना यहीं तक छोड़ दो। तो यहाँ से तुमने आई थिंक ये टर्म फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी कि हेलिक्स की पिच भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे पिच का मतलब ये डिस्टेंस। क्लियर? कर लोगे अभी ये टॉपिक? ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करो। m/q हो जाएगा 1/5 × 10⁵ देखो जिसका नहीं निकले तो यहाँ पे इन्होंने बोला है बीम ऑफ आयन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 2 × 10⁵ 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.04 टेस्ला। ठीक है। इफ द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज बाई मास कितना है? 5 × 10⁻⁷। चार्ज की यूनिट कूलम और मास की यूनिट पर किलोग्राम। ठीक है। इन्होंने पूछा फाइंड द रेडियस। रेडियस बताओ, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/r। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया, जिसका फॉर्मूला कितना होगा? QVB। दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। r नहीं आएगा? हाँ, mv²/r। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो कितना आएगा? mv²/r इज इक्वल टू QVB। v से v कैंसिल, रेडियस निकालनी है तो mv/QB। मास कितना है? यहाँ से कुछ नहीं दिया, चार्ज बाई मास रेशियो दे रखा है। हाँ, वेलोसिटी कितनी होगी? 2 × 10⁵। नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0.04। चार्ज बाई मास कितना हो गया? 5 × 10⁻⁷। सोल्व करने पे आंसर आएगा 0.1 मीटर। निकल गई रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन, देखो टाइम नहीं है, चलो मैं ही करवा देती हूँ। सामने देखो, इन्होंने बोला है एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। अब ये जो वर्ड्स है ना, इनको बिल्कुल अभी के अभी दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि फिजिक्स में जितना इस
इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाले ना, शायद ही कोई टॉपिक होता है जो हर एक यूनिट में रिपीट होता हो। एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन और एक ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये 2 यूनिट्स में और आएंगे। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है 1h1, ड्यूट्रॉन का मतलब 1h2, अल्फा पार्टिकल का मतलब 2he4। अल्फा पता है क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा। और इस हीलियम की रेस को अल्फा रेस कहते हैं। हाँ, तो इसको हम वैसे लिखते ऐसे है हीलियम की तरह ही, लेकिन एक्चुअल में अल्फा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सभी की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। और इन्होंने बोला कि वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो बताओ रेडियस कितनी हो गई। रेडियस का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, कितना था, mv/qb, ये दिख रहा mv/qb, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के और ये देखना इन्होंने हिंट दिया है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब हमारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, चार्ज और मास, और इन्होंने दिया सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और मास का कोई आइडिया। मास का आइडिया कहाँ से मिला, क्योंकि ये पार्टिकल्स अलग अलग है, यहाँ से मास का आइडिया मिल गया, ठीक है। तो पुट करो, सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेकर आओ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², इसको e से डिनोट कर लो। 2 को इस साइड लेके आओगे तो 2e = mv²। हमें चाहिए सिर्फ mv, ठीक है। तो इस टर्म को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा, m को इस साइड ले आओगे तो 2me। अभी तक बिल्कुल सेम है ना सब कुछ। इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ mv², और यहाँ से स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो mv की जगह यहाँ पुट कर लो √2 of me/qb। ये रेडियस का हमने नया फॉर्मूला निकाल लिया है। रेडियस का क्या निकाल लिया, नया फॉर्मूला। अब इन्होंने बोला, अब स्टेटमेंट पढ़ो, देखो अब क्वेश्चन होगा। इन्होंने बोला एनर्जी क्या है, सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है। तो एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो ये तो सारे कांस्टेंट ही हो गए। तो दैट मीन्स जो रेडियस है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √m और डिवाइड बाई q। अब यहाँ से क्वेश्चन कर दो। सबसे पहले प्रोटॉन की रेडियस लिखो। प्रोटॉन की रेडियस के लिए प्रोटॉन का मास मान लो m है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, E या Q मान लो या E मान लो। फिर ड्यूट्रॉन के ऊपर मास कितना होगा, 2 of m मास है ना, और चार्ज तो सेम ही है यहाँ पे, तो चार्ज E हो जाएगा। समझ आया, ड्यूट्रॉन पे मास, मास मतलब न्यूक्लियन का मास होता है ना। मास क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स मिलकर बनाते हैं मास, तो इसलिए यहाँ पे तो मास 1 था, यहाँ पे मास 2 हो गया, ठीक है। लेकिन चार्ज तो ये देता है ना, इसका एटॉमिक नंबर से चार्ज बनता है, तो इसलिए चार्ज सेम रहा। अब अल्फा का देखो, मास कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो 4m, और चार्ज कितना हो गया, 2 of E, ठीक है। वो तो ठीक है, आपने वो भी कैसे काट दिया। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम दी हुई है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिए तीनों के तीनों, ठीक है, समझ आया है। फिर इन्होंने पूछा इन सभी की रेडियस को कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए मतलब RP रेशो, RD रेशो, R अल्फा, तीनों की रेडियस को हमने कंपेयर कर दिया। तो देखो कितना, √m/e डिवाइड बाई √2 of m/e डिवाइड बाई √4m डिवाइड बाई 2e, ठीक है। यहाँ से √m सभी में कॉमन है, कट जाएगा, √m कॉमन ले लो, e कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, 1/√2 रेशो, और यहाँ पे कितना बचा, √4 डिवाइड बाई 2। हाँ, √4 की वैल्यू आ गई 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, 1। तो इनका रेशियो कितना आ गया, रेशियो तो ये है ना, ये तो कॉमन टर्म्स आ गई, तो रेशियो आ गया 1/√2 रेशियो 1।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो तुम 7th यूनिट पढ़ोगे ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वहाँ पे ना सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे ये क्वेश्चन क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल भी जाएगा तुम्हें वहाँ पे। अब इसके जो